यूएसएस प्लेन व्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। गहरे और तूफानी समंदरों में जहां नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वहीं यूएस नेवी की ये नई शिप लहरों को बाईपास करके पानी पे तैरती नहीं बल्कि लिटरली उसके ऊपर उड़ती थी। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये इतनी एडवांस्ड शिप थी तो फिर आखिर इसमें ऐसे क्या मसले पेश आए जो यूएस नेवी को इसे हमेशा हमेशा के लिए डीकमीशन करना पड़ा। नाजरीन, ये बात है 1960s की, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज अपने अलाइज के साथ मिलकर ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रही थी। हर कोई सिर्फ इस रेस में लगा था कि कैसे भी करके खुद को दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर दिखाया जाए। अब इस काम के लिए जरूरी था कि ऐसी चीजें इन्वेंट की जाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया के ऊपर अपना रोब जमाया हुआ था, उनका ये रोब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट्स की वजह से अब खतरे में पड़ चुका था। सोवियट्स ने ऐसी एडवांस्ड लेवल की न्यूक्लियर सबमरीन बनाना शुरू कर दी जिनका चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये सबमरीन्स पानी के अंदर करीब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थीं, जबकि उस वक्त यूएस नेवी की शिप्स इससे काफी स्लो चलती थीं। ना सिर्फ इनकी स्पीड बल्कि ये 350 मीटर की गहराई में जाकर खुद को पूरी तरह से यूएस नेवी के रेडार्स और सोनार स्कैनिंग सिस्टम से छुपाने की सलाहियत भी रखती थी। अमेरिका को खतरा था कि सोवियत सबमरीन्स यूएस नेवी की शिप्स को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती है, और अगर उनकी कॉम्बैट शिप्स के रेडार पे डिटेक्ट भी हो गया तो फिर भी वो सोवियत सबमरीन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि तेज चलने की वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल था बल्कि उस वक्त के टॉर्पीडो मिसाइल्स, जो अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, उनकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफी कम थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन्स का मामला यूएस नेवी के गले पड़ गया था। इनसे निपटने का एक ही सॉल्यूशन था कि ऐसी शिप्स बनाई जाएं जो सोवियत सबमरीन से भी ज्यादा तेज चल सके। यूएस नेवी के ऑफिशियल्स जो चीज ढूंढ रहे थे वो एक इटालियन इंजीनियर 1906 में पहले से बना चुके थे। इन्होंने एक ऐसी बोट बनाई थी जो अंडर वाटर विंग्स के इस्तेमाल से काफी तेज चल सकती थी। ये अंडर वाटर विंग्स बोट के नीचे लगे होते थे और जब बोट थोड़ी स्पीड पकड़ती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स को ऊपर उठा देता था। बोट की बॉडी पानी से बाहर हो जाती जबकि सिर्फ विंग्स पानी के कांटेक्ट में रहते। ऐसा करने से पानी की वजह से पैदा होने वाला ड्रैग कम हो जाता था और जाहिर है बोट ज्यादा तेज चल सकती थी। इस डिजाइन को हाइड्रोफॉयल का नाम दिया गया था। 1906 में हाइड्रोफॉल की इन्वेंशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट भी आती गई। 1950s में ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल यार्ड्स और बोट्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। हाइड्रोफॉयल का ये डिजाइन यूएस नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये बोट्स सिर्फ लेक्स में चल सकती थी,
जहां पानी पुरसुकून होता है, क्योंकि ओशन में जहां यूएस नेवी को इनकी जरूरत थी वहां लहरें बहुत खतरनाक हो जाती हैं, इसलिए वहां इनके लिए तेज चलना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि यूएस नेवी ने इसी हाइड्रोफॉइल के डिजाइन में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। अंडर वाटर विंग्स को बिल्कुल फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। इससे पानी की लहरें बोट की बॉडी और विंग्स के दरमियान होती थीं, जिससे ज्यादा लहरों में भी बोट काफी स्मूथली अपनी तेज रफ्तार को मेंटेन रख पाती थी। इस नए डिजाइन में मसला सिर्फ एक था कि इन विंग्स को कैसे भी करके कंटिन्यूसली ऐसे मूव कराना था जिससे बोट की पोजीशन हर वक्त सीधी रहे। खुशकिस्मती से ये टेक्नोलॉजी भी 1960s में बना ली गई। यूएस नेवी को अब ये महसूस हो चुका था कि सोवियत सबमरीन से मुकाबला करने के लिए यही डिजाइन सबसे बेस्ट रहेगा। इस कंडीशन में ये हाइड्रोफॉइल शिप्स सोवियत सबमरीन्स का पीछा भी कर पाएंगी। 1970 में यूएस नेवी हाइड्रोफॉइल के 4 प्रोटोटाइप्स बना चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएसएस प्लेन व्यू भी शामिल थी। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप कहलाई जाती थी। स्लो स्पीड पे ये वैसे ही चलती थी जैसे दूसरी कॉम्बैट शिप्स चलती हैं, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो इसके हाइड्रोफॉइल्स को हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से नीचे कर दिया जाता था। ये 14,000 हॉर्स पावर के इंजन्स थे, जो असल में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन्स थे। प्लेन व्यू इस इंजन और हाइड्रोफॉइल की मदद से 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, यानी सोवियत सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। इसके अलावा प्लेन व्यू पे एडिशनल जेट इंजन्स लगाने का ऑप्शन भी मौजूद था, जिससे वो हैरत अंगेज तौर पे 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर सकेंगी। इन सब चीजों के अलावा प्लेन व्यू में बहुत एडवांस्ड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, जो हाइड्रोफॉइल्स को 10 फुट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप्स को तैयार करवाया, पर इनकी कंस्ट्रक्शन में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, करीब 14 साल। और जब तक 1974 में इनको तैयार किया गया, तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी थी जिससे सबमरीन्स को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निशाना बनाया जा सकता था। यानी हाइड्रोफॉइल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो तो अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। लिहाजा अब हाइड्रोफॉइल का काम सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के सिवा और कुछ नहीं बचा था। इसके अलावा इन हाइड्रोफॉइल के नुकसानात इनके फायदे से भी ज्यादा थे। एक तो ये कि इनकी मजबूती नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स के मुकाबले में बहुत कम थी। इन पर ज्यादा वजन भी नहीं लादा जा सकता था, जिसका मतलब ये था कि ये ज्यादा हैवी वेपन्स भी नहीं उठा सकेंगी। ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से ये कन्वेंशनल शिप्स के मुकाबले में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थी। कुल मिलाकर बात यह है कि यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट जहां किसी हद तक कामयाब हुआ, वहीं कई लोग इसके खिलाफ भी हो चुके थे। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोफॉइल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गई थी।
कोई भी नहीं चाहता था कि नेवी का ज्यादातर बजट एक ऐसे मकसद में जाया हो जाए जो बहुत कम कॉस्ट में भी पूरा किया जा सकता है। पर क्योंकि कोल्ड वॉर में दुनिया को कुछ न कुछ करके दिखाना था, इसीलिए 6 हाइड्रोफॉयल शिप्स सिर्फ कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए तैयार की गई, जिनको पिगासस क्लास हाइड्रोफॉयल का नाम दिया गया। 10 साल तक ये शिप्स सर्विस में रही। उसके बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई, कोल्ड वॉर का इख्तिताम हो गया और साथ ही 1994 में इन हाइड्रोफॉइल्स को हमेशा हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक दौर में उड़ा करती थी, आज एस्टोरिया के साहिल पे इसका मलबा लावारिस पड़ा हुआ है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।